गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर इन 20th सेंचुरी। ब्रिटिश लिटरेचर यानी जो ब्रिटेन में ख़ास तौर पे जो है लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली ब्रिट्स की थी, और फिर यूके के कुछ और पार्ट्स में भी जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट की और वो बोले जाने लगी। तो यहाँ पे हम डील करेंगे मेनली जो ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड के अंदर जो है, जो लिटरेचर डेवलपमेंट हुई है 20th सेंचुरी में, उस पे। The 20th century is one of the most revolutionary periods in British literary history. It marked a dramatic shift from traditional Victorian values to experimental, psychological, and global perspectives. New movements emerged, old forms were challenged, and writers explored the complexities of identity, memory, war, gender, class, and language. इस 20th सेंचुरी में हम देखते हैं, 20th सेंचुरी यानी 1901 से लेके आगे 1999 तक जो है वो जो हमारा ये पीरियड है, इसको हम 20th सेंचुरी कहेंगे। ये सबसे रेवोल्यूशनरी पीरियड जो है वो माना जाता है ब्रिटिश लिटरेचर में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें की गई जो रेवोल्यूशनरी थी। नई नई चीज़ें जो है इनोवेट की गई, नई नई चीज़ों को के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। जो विक्टोरियन वैल्यूज़ थी, यानी इससे पहले जो विक्टोरियन इरा था क्वीन विक्टोरिया के अंडर, उन वैल्यूज़ को जो है फिर दोबारा से जो है वो चैलेंज किया गया, क्योंकि वो बड़े ही हाईली मॉरलिस्टिक थे, और बड़े ही अपटाइट वैल्यूज़ होती थी उस टाइम की। तो उससे जो है शिफ्ट हुआ, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, साइकोलॉजिकल हों या ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हों। साइकोलॉजिकल यानी जो नफ्सियाती या हमारा जो साइकी है, उसके जो है नए-नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर किया गया। बहुत सारी नई-नई मूवमेंट्स इमर्ज हुई जिन्होंने पुरानी फॉर्म्स को चैलेंज किया, यानी पुरानी चीज़ों को, पुराने ट्रेडिशंस को, पुराने रूल्स को, पुराने रिचुअल्स को जो है वो चैलेंज किया। नई-नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको एक्सप्लोर किया गया, नई-नई आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया गया, मेमोरी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वार, क्योंकि अब जो है इस टाइम पे 2 वर्ल्ड वार होने वाली हैं, उन पे भी जो है उसके उसके क्या असरात रहे, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया। द सेंचुरी इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 फेजेज़। हम इस सेंचुरी को 3 फेजेज़ में जो है डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली यानी 1901 से आगे, आप ये मान लो 1920s तक, ये मान लो आपका अर्ली जो है वो 20th सेंचुरी। इसमें हमारे पास मॉडर्निज़्म आया। विक्टोरियन ईरा ख़त्म होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अपनी हाईएस्ट पीक पे थी, और मॉडर्निज़्म आ गया। फिर मिड सेंचुरी, जिसमें वॉर, रियलिज़्म और सोशल चेंज देखते हैं। ये हम देखते हैं लगभग, क्योंकि 1919 में जो है वो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुआ है, और फिर 1939 में जो है दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसके बीच में जो हम इसको रखते हैं मिड सेंचुरी को, जिसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। और फिर लेट 20th सेंचुरी, यानी आप ये मान लो कि 1970s या 1980s के बाद जो है, इसमें पोस्ट मॉडर्निज़्म हम देखते हैं और पोस्ट कोलोनियलिज़्म देखते हैं। फोर्सेस दैट शेप्ड 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। कौन-कौन सी अब फोर्सेस थी, यानी ऐसी चीज़ें थी, इन्फ्लुएंसेस थे जिन्होंने 20th सेंचुरी को चेंज किया, या उनको 20th सेंचुरी का शेप देने में उस बहुत बड़ा हाथ है। उसमें सबसे पहले हमारे 2 वर्ल्ड वार्स हैं। मैंने बता दिया था कि 1914 से 1918, सॉरी मैंने 19 बोल दिया था, 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है नई मैकेनाइज्ड वॉरफेयर जो है वो देखी गई, यानी पहली बार देखा गया कि सबसे ज़्यादा मशीन्स का, टैंक्स का, और वैसी गन्स का, और बाकी गाड़ियों का, एयरक्राफ्ट्स का, एयरप्लेन्स का जो है वो यूज़ जो है पहली बार देखा गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई 1939 टू 1945। इसके अंदर देखा गया मास डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं हिरोशिमा हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो हम देखते हैं। तो उस पे जो 1945 में जो है वो एटॉमिक बम गिराया गया बाय यूएस, जापान में, वो देखते हैं। हॉलोकास्ट देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ज्यूज़ को जो है वो ख़ास तौर पे जर्मनी और पोलैंड वगैरह में जो नाज़ी रजीम थी, उसने काफ़ी ज़्यादा ज्यूज़ का जो है वो जेनोसाइड किया, जिसको हम हॉलोकास्ट कहते हैं। ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट हुई इसी वजह से। These events destroyed faith in progress and shaped the literature of despair, trauma, and moral questioning.
अब 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि इतना बड़े मास लेवल पे लोग नहीं मरे थे, क्योंकि इतने ज़बरदस्त तरीके के बॉम्ब्स और इतने बड़े-बड़े हथियार जो हैं उस टाइम नहीं थे। तो उससे लोगों के अंदर इतनी डिस्पैरिटी नहीं आई, इतनी डिस्पेयर जो है वो फीलिंग नहीं आई। लेकिन अब वर्ल्ड वार सेकंड में जब क्या हुआ कि जब मास डिस्ट्रक्शन देखी लोगों ने कि लोग इतने सारे मारे गए, और ज्यूज़ को भी मारा गया, और तो जापान के ऊपर जो है वो बॉम्ब गिराया गया, और अमेरिका के ऊपर बॉम्ब गिराया गया बाय जापान। ये सारी चीज़ें जब हुई, तो इससे जो है इंसान के अंदर एक डिस्पेयर का जो है वो इमोशन आ गया, वो बड़ा ही मायूस हो गया, ट्रॉमा की फीलिंग इसमें आ गई, और मॉरल क्वेश्चनिंग में। और साथ ही साथ ये दिखा कि जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, जो मॉडर्निटी है, ये सिर्फ़ अच्छी चीज़ ही नहीं लाती, ये बुरी चीज़ें भी लाती है। इंग्लैंड पे भी इसका ख़ास जो है असर पड़ा। उसके बाद 20th सेंचुरी को शेप करने के में एक और चीज़ का हाथ है, उसका नाम है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। इस टाइम पे क्या था कि बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई थी, गाड़ियाँ बनने लगी थी, मशीन्स बनने लगे थे, एरोप्लेन्स वगैरह, ट्रेन्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो हाई लेवल पे बनने लगी थी। प्लस कुछ जो है नई-नई थ्योरीज़ जो हैं वो सामने आई, जैसे कि साइको एनालिसिस आया, फ्रॉइड का, यंग का, आइंस्टाइन की जो है रिलेटिविटी थ्योरी आ गई। तो बहुत सारी चीज़ों ने जो है वो इंसान को जो है उस पे इन्फ्लुएंस किया, ख़ास तौर पे इंग्लैंड के जो लोग थे, उन पे जो है काफ़ी असर किया। फिर है सोशल चेंज। सोशल चेंज में यहाँ सबसे बड़ी हम जो चीज़ देखते हैं कि हमने ये सुना है कि जो ये एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश राज, इसका ऐसा एम्पायर था, एक ऐसा हुकूमत थी कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, यानी इनका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। यानी यहाँ यहाँ जापान, चाइना से लेकर और अमेरिका तक सब जगह जो है इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं के अंडर जो है हर चीज़ चलती थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ब्रिटिश एम्पायर की जो है वो डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही आज़ाद हो गया था, और अब जो है बाकी कॉलोनीज़ भी आज़ाद होने लग गई। 1947 में जो है हमारा इंडिया भी आज़ाद हो गया। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आ गई, और हर जगह आ गई। वुमेन्स सफ़्रेज हमारे हम देखते हैं यहाँ पे 1918 में, ये ब्रिटिश में, इंग्लैंड में ही हुआ। वुमेन सफ़्रेज यानी पहले जो है औरतों को जो है वो वोट देने का हक नहीं था, तो लेकिन 1918, 1928 में इनको ये हक मिल गया। राइज़ ऑफ द वर्किंग क्लास, अब जब ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब हर तरफ जो है वो बर्बादी थी, और इंसान जो है मतलब खाने तक के लिए जो है भूखा था, तो इसमें जो है वर्किंग क्लास जो है वो खड़ी होती है, और बहुत सारी रेवोल्यूशनरी जो है वो चीज़ें लाती है, और मूवमेंट्स चलाती है। न्यू फिलोसॉफिकल करंट्स आ गए, यानी मार्क्सिज्म जैसे, और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये कैमू का और सार्टर का, इस टाइप टाइप के जो हैं हमारे पास नए फिलोसॉफिकल करंट आ गए। स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, लिंग्विस्टिक थ्योरीज आ गई। इन सब चीज़ों ने भी हमें जो है सोशली जो है बड़ा इन्फ्लुएंस किया। अब अर्ली 20th सेंचुरी, इसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं। मॉडर्निज्म की ये टाइम था। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है, सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक या खासियत है, जो हमारा हम अभी बात कर रहे हैं अर्ली 20th सेंचुरी की। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े करना। नए-नए नैरेटिव्स, नए-नए तरीके जो हैं वो एक्सपेरिमेंट किए गए, ख़ास तौर पे नैरेटिव्स को तोड़ा गया, और ये तोड़ के ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो आजकल की लाइफ़ है, मॉडर्न लाइफ़ है, वो कितनी टूटी हुई है। जैसे कि हम टी.एस. इलियट का देखते हैं वेस्टलैंड, जिसके लिए बाद में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद दूसरी चीज़ इसके लिटरेचर में, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं। पहला आ गया फ्रेगमेंटेशन, के लिटरेचर के अंदर, नैरेटिव्स के अंदर हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, टुकड़े देखते हैं, जो उस टाइम की लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आ गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी ये ऐसी चीज़ होती है कि जो राइटर है वो सब चीज़ें भी लिखता है जो किसी कैरेक्टर के ज़हन में चल रही हैं, माइंड में चल रही हैं। यानी ऐसे तो डायलॉग्स तो लिखते ही हैं राइटर्स, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज़ें भी जो है लिखी जाती है। इसके साथ जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जेम्स जॉयस ने और वर्जीनिया वुल्फ ने।
ख़ास तौर पे जेम्स जॉयस का ये यूलिसिस जो दुनिया का सबसे बेस्ट नॉवल माना जाता है इसमें, और जो वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे, इसमें भी जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है दिखाई गई है। जैसे कि मिसेस डॉलोवे में जो मिसेस डॉलोवे है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका बताया गया है कि वो क्या सोचती है दिमाग में, माइंड में, वो सारी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, और वो उसी का बताया गया है कि वो जैसे कि हम मूवी में देखते हैं कि किसी कैरेक्टर को कोई पुरानी याद आ जाती है, मेमोरी याद आ जाती है, तो एकदम उसका सीन शिफ्ट हो जाता है और वो पुराना सीन, उसके टाइम का जो है, पुराने टाइम का वो सीन हमारे सामने आ जाता है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिटरेचर में पहले स्टार्ट की थी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। कॉम्प्लेक्स सिंबल्स, मेटाफर्स, नॉन लीनियर टाइम, यानी नए नए सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया जो कि कॉम्प्लेक्स थे, मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया, और नॉन लीनियर टाइम का, यानी जैसे होता है कि पहले पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है, इस तरीके से जो है वो नैरेटिव्स बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कभी बीच में फ्यूचर डाल दिया, कभी बीच में पास्ट डाल दिया, कभी प्रेजेंट डाल दिया, तो मिक्स कर दिया टाइम को। फोकस ऑन इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी, ज़्यादातर फोकस रहा कि इंसान की जो साइकोलॉजी है, असल में वो क्या सोचता है रियलिटी में, उस पे जो है वो फोकस किया गया। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मॉरल्स एंड स्ट्रक्चर्स, और पुराने जो मॉरल स्ट्रक्चर्स थे, यानी पुराने जैसे विक्टोरियन टाइम में जो मॉरल वैल्यूज़ थी कि कौन सी चीज़ को अच्छा, कौन सी चीज़ को बुरा माना जाता था, उन सब को जो है वो रिजेक्ट इस टाइम पे कर दिया गया। मॉडर्निस्ट क्वेश्चनड रिलीजन, सोशल नॉर्म्स एंड क्लासिक स्टोरी टेलिंग, जो मॉडर्निस्ट जो राइटर थे, उन्होंने रिलीजन को भी क्वेश्चन किया, मज़हब को, दीन को, सोशल नॉर्म्स को भी, जो उस टाइम की सोशल नॉर्म्स थी, उनको भी क्वेश्चन किया, उनके खिलाफ भी चैलेंज किया, और जो पुरानी टाइप की स्टोरी टेलिंग थी, यानी कहानी सुनाने का तरीका, उसको भी चैलेंज किया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब मेजर इसमें हमारे पास जो मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जेम्स जॉयस, जिनका हम पहले से पढ़ चुके हैं कि उन्होंने ये यूलिसिस लिखा नॉवल, जो कि सबसे बेस्ट नॉवल माना जाता है। इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनाइज किया नैरेटिव स्ट्रक्चर को, यानी कहानी सुनाने के तरीके को जो है वो बदला, उसमें चेंज लाई। यूज्ड मिथिक पैरेलल्स, होमरिक स्ट्रक्चर्स इन यूलिसिस, उन्होंने मिथिक पैरेलल्स को जो है वो यूज़ किया, यानी कहानी के अंदर जो करैक्टर चल रहा है, उसको पुराने टाइम के किसी हीरो के साथ जो है कंपैरिजन दिखा के जो है वो लिखा गया। रोट फिनिगन्स वेक, इन्होंने फिनिगन्स वेक लिखी जो कि एक्सपेरिमेंटल वर्क था। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ, जिनका नाम हम पहले पढ़ा, इन्होंने जेंडर, आइडेंटिटी, टाइम, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया। लाइट हाउस इन्होंने लिखा जो कि मेमोरी और परसेप्शन को जो है देखता है। रूम ऑफ अ वंस ऑन जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक जो है वो डॉक्यूमेंट है, एक वर्क है, क्योंकि ये फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, और इसने फेमिनिज्म की जो है फाउंडेशनल जो है वो नींव जो है, फाउंडेशन एक तरीके से रखी है। उसके बाद टी एस इलियट, टी.एस. एलियट जो है, उनका जो वेस्टलैंड है, खास तौर पे जैसे हमने देखा कि फ्रैगमेंटेशन दिखाता है, वो दिखा रहा है खास तौर पे कल्चर कोलैप्स आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो कल्चर में कोलैप्स आया, कल्चर में जो चेंज आया, उसको वो दिखा रहे हैं वेस्टलैंड में। ब्लेंडेड क्लासिकल मिथोलॉजी विद मॉडर्न डिस्पेयर, क्लासिकल मिथोलॉजी, क्योंकि ये खुद ग्रीक जो लिटरेचर था उसके साथ बड़े ही वाकिफ़ थे, बहुत ही ये मास्टर थे उस लिटरेचर के, और इनके वर्क्स में भी उनका जो है रेफरेंस मिलता है। तो इन्होंने दोनों को कंपेयर किया, ग्रीक मिथोलॉजी को, क्लासिकल मिथोलॉजी को, और मॉडर्न आज के लाइफ को, और उसको कंपैरिजन में डाला इधर। एडिटेड एंड शेयर्ड मॉडर्न पोएट्री फॉर्म एंड डिक्शन, आजकल की जो उस टाइम की जो मॉडर्न पोएट्री थी, उसको एडिट किया, उसको नया डिक्शन दिया, नई लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड की। उसके बाद डी एच लॉरेंस ने जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लोर किया, सेक्सुअलिटीज़ को, रिलेशनशिप्स को, नेचर को। सन्स एंड लवर्स जो है, इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसके अंदर इन्होंने सेक्सुअलिटी को, और फ्रॉइड के, और बाकी साइको एनालिसिस जो थियरिस्ट्स हैं, उनकी थ्योरीज को भी इन्होंने जो है वो एक्सप्लोर किया है। ओइडिपस कम्प्लेक्स को जो है वो एक्सप्लोर किया है। विमेन इन लव और लेडी चैटरलीज लवर, ये इनके कुछ वर्क हैं। क्रिटिसाइज्ड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इन्होंने जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, इसको क्रिटिसाइज किया, इसको ये अच्छा नहीं मानते थे। उसके बाद है डब्ल्यू बी यीट्स, इन्होंने
नेशनलिज्म को, मैथोलॉजी को और सिंबलिज्म को कंबाइन किया, क्योंकि ये जो है वो आयरलैंड के थे, आयरिश थे। तो आयरिश जो इंडिपेंडेंस थी उसके लिए ये बड़े ही वोकल थे, और इन्होंने जो है उसी की नेशनलिज्म जो है, यानी हुब्बुल वतनी पैट्रियटिज्म को जो है अपनी पोइट्री में डाला। अर्ली रोमांटिक स्टाइल शिफ्टेड टू शार्प मॉडर्निस्ट टेक्निक्स इन लेटर पोइट्री। शुरू में इन्होंने रोमांटिक स्टाइल में लिखा, बाद में मॉडर्निस्ट टेक्निक से ये लिखने लग गए। उसके बाद है जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड जो हैं, इन्होंने क्लोनलिज्म का जो है वो ख़ास तौर पे उसको एक्सप्लोर किया है। इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो है ख़ास तौर पे जो अफ्रीकन क्लोनलिज्म थी, जो अफ्रीका के ऊपर जो हुकूमत थी यूरोपियंस की, उसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद मॉरल एम्बिग्यूटी को एक्सप्लोर किया है, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को, और बड़े ही मॉडर्न थीम्स को जो है इन्होंने अपने वर्क्स में लाया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिड 20th सेंचुरी। पहला जो है था अर्ली 20th सेंचुरी थी, वो हो गया। अब है मिड 20th सेंचुरी। ये मॉडर्निज्म के और पोस्ट मॉडर्निज्म के बीच में आता है। दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय वॉर लिटरेचर, सोशल रियलिज्म एंड ड्रामेटिक इनोवेशन। इस टाइम में हम देखते हैं कि जो लिटरेचर है वो ज़्यादातर वार लिटरेचर, क्योंकि एक वार तो हो चुका है, प्लस अब दूसरा वार जो है वो वेट कर रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड। सोशल रियलिज्म इसमें हम देखते हैं, रियलिटी बेस्ड जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसको देखते हैं हम। ड्रामेटिक इनोवेशन देखते हैं कि ड्रामा में नई नई इनोवेशन, नई नई टेक्निक्स, नई नई इजादें जो है वह जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसी के अंदर जो हम वॉर लिटरेचर का देखते हैं। वॉर लिटरेचर वो लिटरेचर है जो कि वॉर के दौरान या वॉर के बाद जो है लोगों ने लिखा, खासतौर पे उन लोगों ने जिन्होंने वॉर को बड़े नज़दीक से देखा था, या खासतौर पे सोल्जर्स जो लोग थे वो। इन्होंने ड्रामा जो है इस वॉर लिटरेचर के अंदर हमें दिखाया है, और डिसइल्यूजनमेंट, यानी जो उनकी एक बेहसी सी थी, और मतलब डिसअपॉइंटमेंट थी, और वो किस तरीके से बेजार हो गए थे एकदम। वो सोचते थे यार ये कहाँ हम आ गए, क्यों हम इन लोगों को मार रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, क्यों हम लोग खुद मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये सोचते थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट पोइट्स, के वर्ल्ड वार फर्स्ट के पोइट्स। खास तौर पे ये वो पोइट्स हैं, ये याद रखें, जो खुद सोल्जर्स थे। क्या थे? खुद सोल्जर्स थे। ठीक है, खुद जो है फौजी थे और जंग में गए थे। सबसे पहला है विल्फ्रेड ओवन। इन्होंने डल्से एट डेकोरम ईस्ट लिखा। इसमें रियलिज्म है और हॉरर है वॉर का। जो वार, ऐसे तो इंसानों को बड़ी पसंद है जंग, लेकिन जो असल में जंग की वो जो गंदी शक्ल है वो इन्होंने इसमें दिखाई है। सिगफ्राइड सैसून, इन्होंने भी आयरनी और प्रोटेस्ट दिखाया अपनी राइटिंग में। रूपर्ट ब्रूक, इन्होंने भी आइडियलिस्टिक अर्ली वार पोइट्री लिखी है और वार की शक्ल जो है वो दिखाई है। उसके बाद ये तो थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पोइट्स। अब आगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के पोइट्स। इसमें कीथ डुगलस, एलन ल्यूइस, इन्होंने पोइट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट लिखी, यानी कन्फ्लिक्ट शो किए कि क्या हम यहाँ करने आए हैं और हमारा दिल क्या चाहता है करने को। एलिजाबेथ बोवन, लंदन ड्यूरिंग द ब्लिट्स। ब्लिट्स यानी जब लंदन के ऊपर जो है वो बमबारी हो रही थी, उस टाइम इन्होंने जो है ये पोइट्री लिखी, खास तौर पे लंदन ड्यूरिंग द ब्लिट्स जो है ये लिखी। एवलिन वॉ, एवलिन वॉ जो है ये सैटायर जो है वो लिखती हैं, और इन्होंने जो है ब्राइट शेड रिविजिटेड को जो है वो लिखा है। उसके बाद फिर वार पोइट्री के बाद या वार लिटरेचर के बाद हमारे पास आ जाता है सोशल रियलिज्म एंड वर्किंग क्लास लिटरेचर। इसमें क्या हुआ कि अब ऐसा लिटरेचर भी लिखने लग गए लोग जिसके अंदर वो रिफॉर्म्स जो है वो दिखाना चाहते थे, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मैसेज था जो कि हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए ज़रूरी था, या वो रिफॉर्म करने के लिए लिखा जाता था, यानी कि कोई ऐसा पैगाम था जिससे हम समाज को ठीक कर सकें। रिफ्लेक्ट्स एवरीडे स्ट्रगल, सोशल इनइक्वालिटी एंड डिससेटिस्फेक्शन। इस लिटरेचर के अंदर हर रोज़ का जो स्ट्रगल है, ख़ासतौर पे वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल है वो दिखाते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, यानी कैसे समाज के अंदर एक बंदा ऊंचा है, एक बंदा नीचा है, एक ही क्लास हायर है, एक ही क्लास लोअर है। ये चीज़ें जो है वो इस लिटरेचर में भी डिस्कस हुई। डिससेटिस्फेक्शन यानी समाज को लेके जो इन राइटर्स के दिल में डिससेटिस्फेक्शन थी कि हमारा ये समाज ऐसा क्यों है, क्यों इसमें इतना भेदभाव है, वो सारी इन लिटरेचर में हम पाते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है हमारा जॉर्ज ऑरवेल का।
जॉर्ज ऑरवेल का, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एनिमल फार्म हमने जो है वो भी पढ़ा हुआ है। इसमें ये पॉलिटिकल डिस्टोपिया है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो रशियन रेवोल्यूशन थी और उसके बाद जो नई हुकूमत बनी, नई जो है लेनिन वगैरह के जो है सपोर्ट के साथ जो नई गवर्नमेंट बनी, वहाँ पे जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, या जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो कैसे उन्होंने वहाँ वो हुकूमत की और कैसे लोगों को जो है का माइंड वॉश करने की कोशिश की, या जो भी है वो सब, उस सब पे ये सैटायर है। फिर ग्राहम ग्रीन ने मॉरल कम्प्लेक्सिटी जो है उस पे वर्क किया है। एंग्री यंग मैन, इसमें एक मूवमेंट चली है इस टाइम पे 1950s और 60s के बीच में। ये रिबेलियन है अगेंस्ट सोशल हायरार्की। ये एक बगावत है सोशल हायरार्की की, यानी समाज के अंदर जो ये ऊंच नीच है इसके खिलाफ। जॉन ऑसबॉर्न का नाम हम यहाँ देखते हैं, जिन्होंने लुक बैक इन एंगर लिखा, और किंग्सले एमिस का। These writers portrayed post-war Britain with honesty, often criticizing class structure and government and social decay. ये राइटर जो है इन्होंने पोस्ट वार ब्रिटेन यानी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद का जो ब्रिटेन था उसको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, और बहुत बार क्रिटिसाइज किया किसको, जो क्लास स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट, और उस टाइम की गवर्नमेंट थी और उस टाइम का समाज था, और जो उसमें समाज के अंदर जो बुराई थी, समाज जो बर्बाद हो रहा था, सोशल डिके जो था उसके अंदर, वो भी इन्होंने दिखाया। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। द डेवलपमेंट ड्रामा 20th सेंचुरी में जो है ड्रामा जो है ब्रिटिश थिएटर जो है बड़ा रिवोल्यूशनाइज हुआ। कैसे, किन किन की वजह से हुआ? सबसे पहले हमारे पास नाम है बर्नार्ड शॉ, जीबी शाह जिनको हम कहते हैं। उन्होंने जो है प्लेज लिखे, इन्होंने पुराने जो विक्टोरियन नॉर्म्स थी इनको चैलेंज किया। इंटेलेक्चुअल और विटी प्लेज लिखे, पिग्मालियन जैसा इन्होंने वर्क लिखा जो और सिलेबस में भी है हमारे। मैन एंड सुपरमैन जो है इन्होंने लिखा, और बहुत सारे ड्रामा को प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया फॉर सोशल आइडियाज़, यानी जो उनके अपने आइडियाज़ थे, जो वो चाहते थे समाज के अंदर अच्छाइयाँ आएँ, इम्प्रूवमेंट आएँ, वो सब अपने ड्रामा के थ्रू इन्होंने बयान की। मिड सेंचुरी ड्रामा में, अब ये अर्ली, ये जो पहले पढ़ा हमने ये था अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामा, अब है मिड सेंचुरी ड्रामा। इसके हम अंदर देखते हैं जो द एंग्री यंग मैन, ये मोमेंट थी, ये चली। इसके अंदर जो है बिल्कुल एक नंगा जो है इमोशन सामने आ गया, जो नंगी हकीकत जो है, नेकेड ट्रुथ जो है वो सामने आ गया कि एक्चुअल हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं, एक्चुअली हमारा समाज क्या है, वो सब इस ड्रामा के अंदर पोर्ट्रे हुआ। रॉ इमोशन, क्लास कन्फ्लिक्ट, ये सब उसमें जो है राइटर्स ने, प्ले राइट्स ने लिखा। जैसे कि जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर ट्रांसफॉर्म्ड मॉडर्निस्ट ब्रिटिश लिटरेचर, कि ये जॉन ऑसबॉर्न का जो लुक बैक इन एंगर है वो खास तौर पे दिखाता है कि कैसे आजकल के सोशल स्ट्रक्चर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और कैसे रिश्ते जो हैं वो टूट रहे हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये एक मोमेंट रहा है, मोमेंट मान सकते हैं, या एक नया ट्रेंड मान सकते हैं हम ड्रामा के अंदर उस टाइम के थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब कि हर चीज़ फालतू है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम वेटिंग फॉर गोडोट जो है, हम प्ले में हमने देखा कि 2 बंदे जो हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, वेट करते हैं, जी हम वेट कर रहे हैं गोडोट का, लेकिन पूरा दिन बैठे रहते हैं तो वो गोडोट आता नहीं, फिर वापस चले जाते हैं। मतलब बड़ा ही एब्सर्डनेस दिखाई गई है। तो ज़िंदगी, क्योंकि ये लोग मानते थे कि ज़िंदगी हमारी हम सब की एब्सर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज़ मीनिंगलेस, वही बता रहे हैं कि मीनिंगलेस है। ये मानते थे कि ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो मानने वाले थे, या इसके अंदर जिन्होंने काम किया, कि जो हमारी लाइफ से, जो हमारे लाइव्स हैं, जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, वो सब क्या है, मीनिंगलेस, इनको कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन एज़ ब्रोकन, और कम्युनिकेशन जो आपस में है, ये इन्होंने जो है वो टूटा दिखाया। की प्ले राइट्स जो हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट प्ले राइट, यानी प्ले लिखने वाले कौन कौन थे? सैमुअल बेकेट जिन्होंने वेटिंग फॉर गोडोट लिखा, हार्लोट पिंटर, पिंटरेस्ट, इन्होंने एक पिंटरेस्ट टाइप का एक ट्रेंड इनके बाद जो है वो चल गया। एम्बिग्यूटी इन्होंने शो की, जैसे कि होम कमिंग में। टॉम स्टॉपार्ड, इन्होंने जो है वो इंटेलेक्चुअल कॉमेडी लिखी, जैसे रोजनक्राट्स एंड गुइल्डस्टर्न आर डेड। इस टाइप की कॉमेडी जो इन्होंने नई जो है वो लिखी, पुराने जो कॉमेडी थी, शुरू की कॉमेडी, उसी के ऊपर वर्क करके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोइट्री। पोइट्री में अब ड्रामा हमने देख लिया अर्ली में भी, मिड में भी।
पोइट्री में जो मॉडर्निस्ट पोइट्री थी शुरू-शुरू में, उसमें कांस्टेंट इनोवेशन हुई अर्ली 20th सेंचुरी में। इसमें एलियट जो हैं, टी.एस. एलियट लिख रहे थे, एज़रा पाउंड लिख रहे थे, डब्ल्यू.बी. यीट्स लिख रहे थे। इसकी जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सिंबलिज़्म, मिथ, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आता है मूवमेंट 1950s में, जिसको द मूवमेंट कहा जाता है। इसमें मॉडर्निस्ट ऑब्सक्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया, रिटर्निंग टू क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। यानी जो मॉडर्निस्ट ऑब्सक्योरिटी थी 1950s तक, जो डिसइल्यूजनमेंट थी, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो इसमें राइटर्स थे और नई क्लैरिटी के साथ और सिंप्लिसिटी के साथ इन लोगों ने लिखा, पोइट्री लिखी। इसमें जो राइटर्स यानी पोइट्स, जो पोइट्स खास तौर पे इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं फिलिप लार्किन, जिन्होंने नॉस्टैल्जिया, डिसअपॉइंटमेंट जैसी थीम्स को अपने वर्क में लाया। किंग्सले एमिस, थॉम गुन। उसके बाद लेट 20th सेंचुरी पोइट्स, लेट 20th सेंचुरी यानी 1950s के बाद, ठीक है, या 1950s या 1960s के बाद। इसमें हमारे पास टेड ह्यूग्स आ जाते हैं, जिन्होंने रॉ एनर्जी और नेचर के ऊपर खास तौर पे फॉक्स वगैरह इस टाइप की थीम्स के ऊपर जो है इन्होंने लिखा। शेमस हेनी, इन्होंने जो है वो चाइल्डहुड के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में और खास तौर पे आयरिश हिस्ट्री को लेके भी बहुत सारी जो हैं वो वर्क्स लिखे हैं, बहुत सारी पोइट्री लिखी है। कार्ल एन डफी, इन्होंने फेमिनिस्ट वॉइस को जो है वो जोर दिया, फेमिनिज्म के ऊपर ज़्यादा लिखा। टॉनी हैरिसन, इन्होंने क्लास, सोसाइटी और पर्सनल हिस्ट्री के ऊपर जो है वो ये पोइट्री की। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अलग से है विमेन राइटर्स एंड फेमिनिस्ट ट्रेडिशन। विमेन राइटर्स यानी और जो फीमेल राइटर्स थी, उन्होंने क्या क्या लिखा, किस टाइप का लिखा, और फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट ट्रेडिशन। द सेंचुरी मार्क्ड अ पावरफुल राइज इन विमेन वॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पे ये 20th सेंचुरी का लिटरेचर है, इसमें विमेन वॉइसेस बहुत सारी थी, बहुत सारी विमेन राइटर्स थी जो आगे लिख रही थी और जो विमेन के लिए लिख रही थी और विमेन की राइट्स को अपडेट करने के लिए और उनको लेने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जो है वो काम कर रही थी। सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ, जिनका हमने पहले भी पढ़ा, इन्होंने साइकोलॉजिकल डेप्थ वाले काम लिखे। डोरिस लेसिंग, इन्होंने द गोल्डन नोटबुक लिखी, जिसमें पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी को डिस्कस किया। आयरिस मर्डॉक, इन्होंने फिलोसफिकल नॉवेल्स लिखे। म्यूरियल स्पार्क, इन्होंने शार्प आयरॉनिक स्टोरी टेलिंग की, आयरॉनिक आयरनी के साथ लिखा। उसके बाद एंजेला कार्टर, इन्होंने मैजिकल रियलिज्म और री राइटिंग मिथ्स, यानी पुरानी मिथ्स जो थी, पुरानी एंशियंट मिथ्स भी, उनको भी आके जो है इनोवेशन के साथ जो है वो डिस्कस किया अपनी राइटिंग्स में और लिखा। एएस बेयाट, इन्होंने लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल फिक्शन लिखी। मेजर थीम इस टाइम की थी कि ऑटोनॉमी, इस राइटिंग की जो फीमेल राइटिंग थी उनकी थी ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। यानी पहले जो हैं 100 साल 150 साल पहले जो वीमेन राइटर होती भी थी, वो किसी मेल के नाम पे लिखती थी, क्योंकि फीमेल राइटर्स का नाम देख के उनको इतना पढ़ा नहीं जाता था या उसकी उनके खिलाफ रहते थे। लेकिन अब जो है खुल के जो है इन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो की और ऑटोनॉमी शो की, यानी हम किसी के अंडर नहीं हैं, हम अपने खुद मुख्तार हैं, ये जो है इन्होंने शो किया। जेंडर रोल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस किया कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है वीमेन से और क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद फीमेल साइकोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया गया इसमें, मदरहुड को, मैरिज को, सेक्सुअलिटी को। वीमेंस राइटिंग एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर विद न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड पॉलिटिकल एनर्जी। वीमेन राइटिंग ने क्या किया कि ब्रिटिश लिटरेचर का स्कोप बढ़ा दिया, यानी इसको वसी कर दिया, वाइड कर दिया, नए नए पर्सपेक्टिव्स लाके और नई पॉलिटिकल एनर्जी लाके। उसके बाद है पोस्ट कॉलोनी लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनी लिटरेचर वो लिटरेचर है जो कॉलोनियलिज्म के बाद होता है। जैसे इंडिया में जो है, इंडिया एक कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिश की, यानी अंग्रेज़ों की। और जब ये किसके अंडर इन्होंने इसको जो है हुकूमत कर रहे थे, कॉलोनियलिज्म कहते हैं उसको। तो जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ जो हैं इंडिया छोड़ के चले गए, उसके बाद के टाइम की जो लिटरेचर है उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। इसमें रीडिफाइनिंग ब्रिटिश आइडेंटिटी। अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंडिया में जो लिखा जा रहा था, बाकी जो जगह लिखा जा रहा था वो तो अलग है। जो इंग्लैंड के अंदर लिखा जा रहा था, हम उसकी बात करेंगे। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होता है, तो अलग अलग कॉलोनीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, आज़ाद हो जाती हैं। उनका अपना नया नया जो है वो करेक्टर्स, नए नए नैरेटिव जो हैं सामने आ जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो लिखने वाले थे, खास तौर पे वो राइटर्स जो कि कॉलोनियलिज्म से लिंक्ड करते थे या उन कंट्री से लिंक करते थे जिनके अंदर कॉलोनियलिज्म रहा है, जो कॉलोनीज रही हैं इंग्लैंड की, ब्रिटेन की,
तो उन वॉइसेस को हम देखेंगे। सबसे पहले जो पॉलिटिकल मेजर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे, सबसे पहले हैं सलमान रश्दी। इन्होंने मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है वो लिखा, जिस पे मूवीज़ वगैरह भी बनी हैं, और उसमें बताया गया है कि कैसे अंग्रेज़ की हुकूमत थी इंडिया पे, फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो वो सारा कुछ उसमें दिखाया गया है। ये इनकी जो वर्क्स हैं उसमें हम मैजिक रियलिज़्म देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री और आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद वीएस नायपॉल, ये भी इंडियन ओरिजिन या इंडियन इनकी रूट्स थे, लेकिन लिख रहे इंग्लैंड में थे। इन्होंने कॉम्प्लेक्स कॉलोनियलिज्म और कल्चरल डिस्प्लेसमेंट को लिखा। चिनुआ अचेबे, चिनुआ अचेबे जो है ये अफ्रीकन थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश लिटरेरी लैंडस्केप को जो है वो इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा, यानी इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट जो लिखा है वो कॉलोनियल माइंडसेट, यानी कॉलोनियल माइंडसेट को जो है वो वहाँ पर दिखाता है कि उस टाइम जो है अंग्रेज़ों ने या यूरोपियंस ने उन पे कैसे जो है वो जुल्म किया या कैसे उन पे हुकूमत की। उसके बाद जैन रेस, इन्होंने वाइड सरगासो सी जो है वो लिखा, री राइटिंग जैन आयर फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड वुमेन्स व्यू पॉइंट। इन्होंने जैन आयर जो कि हमारे पहले टाइम के जो है ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी 17 18 सेंचुरी के जो है वो वर्क थे, उसको जो है वो क्या किया, एक नए व्यू पॉइंट से, जो कि कॉलोनाइज्ड वुमेन है या ऐसी कोई औरत जो कि किसी कॉलोनी, जो किसी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर या किसी यूरोपियन हुकूमत के अंदर रह रहे हैं, उसके व्यू पॉइंट से इसको लिखा। उसके बाद हनीफ कुरैशी, हनीफ कुरैशी ने ब्रिटिश एशियन आइडेंटिटी की, क्योंकि इंग्लैंड में रह के जो है वो इंग्लैंड में ही रहते थे, इंग्लैंड के ही जो है सिटीज़न थे, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे ब्रिटिश एशियन जो आइडेंटिटी है वो कैसे काम करती है इंग्लैंड के अंदर। इमिग्रेशन को डिस्कस किया, रेस रिलेशंस को डिस्कस किया। थीम्स जो इस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की थी वो क्या क्या थी, हाइब्रिडिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, के हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी जिसके अंदर एक दो चीज़ें ब्लेंड हो जाएं, मिक्स हो, वो चीज़ उसको बोलते हैं हाइब्रिड। और मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब यानी जब एक से ज़्यादा कल्चर आपस में मिल के जो हैं वो रहें, एग्जिस्ट करें, उसको मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं। उनको एक्सप्लोर किया है इस लिटरेचर ने। डिस्प्लेसमेंट एंड डायस्पोरा, जब लोग डिस्प्लेस हुए, जैसे इंडिया से या किसी और कंट्री से डिस्प्लेस होकर दूसरी कंट्री में गए, और फिर वहाँ से वो दूसरी कंट्री, बहुत सारे इंडियंस थे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए और फिर वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए। तो ये वो लोग थे जिनकी डिस्प्लेसमेंट हुई, इन्हीं लोगों को डायस्पोरा कहा जाता है, इंडियन डायस्पोरा, जिनकी इंडियन रूट्स होती हैं लेकिन रहते वो किसी दूसरी कंट्री में। क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म को खास तौर पे क्रिटिक किया, क्रिटिसाइज किया। इंपीरियलिज्म यानी ये जो आइडियोलॉजी है, जिसके आइडियोलॉजी के तहत अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की, इसको इंपीरियलिज्म कहते हैं, उसको उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म किया। आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्लोर किया कि जैसे हनीफ कुरैशी ने जो है वो एक्सप्लोर किया, और बहुत से राइटर्स ने, और वीएस नायपॉल ने भी जो है वो जो है वो किया डिस्कस, और बहुत सारे अफ्रीकन राइटर्स ने, कि वो कल्चरल वाइज जो हैं या उनकी जो एजुकेशन थी, उनका जो कल्चर था, ऐसे जो आम तौर पे जो था वो यूरोपियन था, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, लेकिन जो उनके रूट्स थे वो इंडियन या अफ्रीकन थे। तो उनकी उनमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई कि यार हम अपने आप को अफ्रीकन बोलें या इंडियन बोलें या ब्रिटिश बोलें, हम क्या बोलें। उसके बाद कल्चरल नेगोशिएशन ये देखने को मिलती है। दिस मूवमेंट एक्सपेंडेड ब्रिटिश लिटरेचर बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और इसने ब्रिटिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा वसी कर दिया जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर भी। यानी बहुत सारे ऐसे वर्क्स थे जो शायद कहीं दूसरी कंट्री में लिखे गए, लेकिन क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक जो है वो ब्रिटेन के साथ था, तो उसके अंदर जो है उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद है लेट 20th सेंचुरी पोस्ट मॉडर्निज्म। लेट 20th सेंचुरी में हम देखते हैं 1960-70s के बाद के जो ये जो टाइम है, इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाती है, यानी मॉडर्निज्म के बाद। पहले आया विक्टोरियन लिटरेचर वगैरह, विक्टोरियन टाइम था, उसके बाद मॉडर्निटी आ गई, मॉडर्न चीज़ें आ गई। अब मॉडर्निटी के बाद, मॉडर्निज्म के बाद जो टाइम आता है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज प्लेफुल, फ्रेगमेंटेड एंड एक्सपेरिमेंटल, चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, ये प्लेफुल है, प्लेफुल यानी बड़ा खुशगवार है, फ्रेगमेंटेड भी है, और एक्सपेरिमेंट्स करता है, और चैलेंज करता है उस चीज़ को जिसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो वो हम देखते हैं। पहला है मेटाफिक्शन, स्टोरीज अबाउट स्टोरी। मेटाफिक्शन यानी स्टोरीज के अंदर ही स्टोरी जो है वो चलने लग जाए, या एक बंदा स्टोरी सुनाने के लिए दूसरी स्टोरी को स्टार्ट कर दे, फिक्शन के अंदर फिक्शन, दैट इज मेटाफिक्शन।
आयरनी और पैरोडी को जो है वो इसमें यूज़ किया। ब्लर्ड बाउंड्रीज बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, यानी हाइपर फिक्शन को हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मतलब नैरेटिव्स या ऐसी कहानियाँ लिखेंगी जो बीच में फिक्शन भी थी और बीच में रियलिटी भी थी, दोनों को ऐसा मिक्स बनाया हुआ था। तो हम जो है बता ही नहीं सकते थे कि कौन सी चीज़ रियलिटी है और कौन सी फिक्शन है। नॉन लीनियर नैरेटिव्स हमने पहले भी पढ़े कि इसमें टाइम पीरियड का ध्यान नहीं रखते थे कि कभी पास्ट की बात चल रही है, कभी फ्यूचर की बात चल रही है, कभी बीच में प्रेजेंट की बात चल रही है, इस टाइप की। और आजकल की मूवीज़ ऐसी बन रही हैं नॉन लीनियर, तो उनके ऊपर ये नैरेटिव्स बेस्ड है, यानी वैसे नैरेटिव्स थे जो कि नॉन लीनियर हैं टाइम में। इंटरटेक्चुअलिटी यानी दो टेक्स्ट के बीच में लिंक जो है बनाने की कोशिश जो है इन्होंने की, चाहे वो अभी की बुक हो या पुरानी बुक हो, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। उसके बाद अनरिलायबल नरेटर, यानी ऐसा नरेटर था कहानी सुनाने वाला जो कि रिलायबल नहीं था। हमें कई बार उसके बातों पे शक हो जाता था, क्योंकि कभी वो एक बात करता था, कभी उसी बात को वापस ले लेता था इस लिटरेचर के अंदर। मेजर पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स कौन कौन से हैं? जूलियन बार्न्स, इन्होंने प्लेफुल नैरेटिव्स लिखे हैं जैसे कि फ्लॉबर्ट्स पैरट। इयान मैकेवन साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है इन्होंने जो है वो लिखी पोस्ट मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, जैसे कि अटॉनमेंट। जॉन फाउल्स, इन्होंने मेटाफिक्शन लिखा जैसे कि द फ्रेंच लिeutenant's वुमन। मार्टिन एमिस, इन्होंने डार्क ह्यूमर लिखा, डार्क ह्यूमर को जो है अपने वर्क्स में लाया, पोस्ट मॉडर्न स्टाइल को अपने वर्क में लाया जैसे कि मनी में। एंजेला कार्टर, इन्होंने मिथ को री इमेजिन किया, यानी पुरानी जो मिथ्स थी, पुरानी जो कहानियां थी, जो लेजेंड्स थी, उनको जो है दोबारा से री इमेजिन किया। अब मेजर थीम्स जो हैं वो क्या है 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर की? मेजर थीम्स ओवरऑल जो है वो क्या है? ओवरऑल पूरी जो हम यहाँ समरी देखेंगे, पहला है एलिनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, के एलिनेट जो हो गए लोग, सोसाइटी से दूर हो गए, उनका दिखाया गया। फ्रेगमेंटेशन दिखाएगी कि कैसे मॉडर्न लाइफ जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई, टूट गई। पुराने जो ट्रेडिशंस थे, पुराना जो मॉरल वैल्यूज़ थी, या जो आपस का जो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त वगैरह, ये सब टूट गए थे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है मॉडर्न लाइफ पे क्या पड़ा, खासतौर पे वॉर वगैरह का, वो चीज़ बताएगी। लॉस ऑफ फेथ एंड मीनिंग, इसमें इस टाइम पे जो है वो लोगों का जो है वो एक फेथ ख़त्म हो गया ज़िंदगी के ऊपर से, खुदा के ऊपर से, इन सब चीज़ों के ऊपर से। स्पिरिचुअल एंड मॉरल डिसइल्यूजनमेंट, यानी रूहानी तौर पे भी लोग जो हैं वो डिसइल्यूजन फील करने लग गए, कि हम बेजार फील करने लग गए। वॉर एंड ट्रॉमा हम इसमें देखते हैं, ब्रूटैलिटी ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। वॉर एंड ट्रॉमा हमने देखा, और वॉर की क्या गंदी शक्ल हो सकती है और वॉर कितनी बुरी चीज़ है वो हमने इसमें देखी। सर्च फॉर आइडेंटिटी हुई, जैसे कि फीमेल राइटर्स ने जेंडर को जो है वो सर्च किया, उसकी आइडेंटिटी को। जो वर्किंग क्लास के राइटर्स थे उन्होंने क्लास को, जो अलग रेस के, अफ्रीकन रेस के या इंडियन रेस के, एशियन रेस के जो लोग थे, उन्होंने रेस को जो है एक्सप्लोर किया, नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया। उसके बाद कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने क्या किया कि क्रिटिक किया पावर स्ट्रक्चर्स को, जैसे इंपीरियलिज्म को, ये यहाँ पे लिखा भी है, कॉलोनियलिज्म और पेट्रियार्की और पॉलिटिकल ऑपरेशन, और ख़ास तौर पे इंपीरियलिज्म को भी जो है इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया इस 20th सेंचुरी में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन जो है वही फॉर्म के साथ, लैंग्वेज के साथ, नई नई फॉर्म्स जो हैं वो पोइट्री में हो, ड्रामा में हो, प्रोज में हो, इन सब के अंदर जो है वो जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। नए नरेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए गए, नए स्टाइल्स बनाए गए, नई वॉइसेस, यानी नए नए तरीके जो हैं वो लाए गए लिखने के और कहानी सुनाने के। कंक्लूजन जो है वो क्या है? द 20th सेंचुरी रिशेप्ड ब्रिटिश लिटरेचर मोर देन एनी प्रीवियस era, यानी इससे पहले इतना चेंज जो है ब्रिटिश लिटरेचर नहीं हुआ था जितना 20th सेंचुरी में हुआ। इट एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन वाइल क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्लोरिंग द डीपेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इस टाइम पे जो है क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लिटरेचर था उसका एक्सपैंड हुआ, खाली खाली बाउंड्री वाइज नहीं, जो स्कोप वाइज और जो थीम वाइज था वो भी। नई नई थीम्स, नई नई चीज़ें, नई नई ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको क्वेश्चन किया गया, पोइट्री में, ड्रामा में, फिक्शन में। नए नए नरेटिव्स लाए गए, नई नई कहानियाँ लाई गई, पुरानी चीज़ों को चैलेंज किया गया, ये सब हुआ इसमें। फ्रॉम मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म, from feminist voices to post-colonial perspectives, the century's literature became more global, diverse, and intellectually rich.
इस लिटरेचर के अंदर चाहे मॉडर्निज़्म पे भी लिखा गया, पोस्ट मॉडर्निज़्म पे भी लिखा गया, इसमें फेमिनिस्ट वॉइसेस भी आई, इसमें पोस्ट कॉलोनियल वॉइसेस और उनके नैरेटिव्स भी आए। और इससे क्या हुआ कि ये लिटरेचर जो ब्रिटिश लिटरेचर था ये और ज़्यादा ग्लोबल हो गया, यानी इसमें बहुत सारे लोग जो हैं पूरी दुनिया के इन्वॉल्व हो गए, डाइवर्स हो गया। डाइवर्स यानी इसमें सिर्फ अब जो अंग्रेज़, गोरे अंग्रेज़ थे वही नहीं लिख रहे थे, और खाली मर्द नहीं लिख रहे थे, फीमेल राइटर्स भी अब लिखने लग गई थी, अफ्रीकन राइटर्स भी लिखने लग गए थे, इंडियन रूट्स के राइटर्स भी लिखने लग गए थे, और इंटेलेक्चुअली बड़ा रिच बनाया इस चीज़ ने इसको। इट रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड स्टडीड पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन। और ये इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन खासतौर पे ब्रिटिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है पीरियड वो माना जाता है। थैंक यू।